हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आरबीआई जो पैसा क्रिएट करता है उसको सर्कुलेशन में लेके आता है। सेकंड, मनी मल्टीप्लायर क्या है। थर्ड, कि किस तरीके से पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक ट्रस्ट पे काम करता है। इन सब चीज़ों को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं क्रिएशन ऑफ मनी बाय बैंकिंग सिस्टम। देखो, अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, जब हम मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आरबीआई का जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई जो कि पैसा क्रिएट करता है, क्रिएटेड मनी, और जो भी पैसा आरबीआई क्रिएट करेगा इस पैसे को हम बोलते हैं सीड मनी या फिर हाई पावर्ड मनी। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम पहली बात तो ये आती है कि देखो, हमारे पास में आरबीआई के पास में मोनोपोली है पैसा क्रिएट करने की, मनी क्रिएट करने की जो भी पावर है वो आरबीआई के पास है। तो फिर हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं क्रिएशन ऑफ मनी बाय बैंकिंग सिस्टम, ये कैसे? क्या बैंक्स भी क्रिएट करते हैं? कैसे? हम इस चीज़ को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो लोग हैं, ए और बी। ए का भाई है बी, इस तरीके से समझिएगा। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त के तरह से रहते हैं, ठीक है। ए ने क्या बोला कि भाई देख, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में ना कुछ अमाउंट में ये सीड्स है, ठीक है, और मैं इन सीड्स को धरती के नीचे गाड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही कुछ टाइम बाद में, 4 दिन 5 दिन बाद में, यहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे और ये जो प्लांट्स होंगे, इन प्लांट्स की जो भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी है वो बी की है, तेरी है, ठीक है। ये प्लांट्स जो भी ग्रो होंगे उसमें पानी देने हैं, उनको पेस्ट से बचाना है, उनको कब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है वो सारा ध्यान रखेगा, वो तू रखेगा, ठीक है। मेरा काम है, मैंने सीड्स जो लगाने थे वो मैंने धरती में बो दिए हैं, अब आगे की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है। तो ए का काम क्या था? सिर्फ इन सीड्स को सोन करना, ठीक है, धरती के नीचे लगाना। पॉइंट क्लियर है? इनसे जो भी प्लांट क्रिएट होगा वो प्लांट क्रिएट किया किसने? बी ने। किसकी हेल्प से हुआ? बी की हेल्प से। अब एक नज़र जरा उस तरीके से देखिएगा, जब ये दोनों लोग आपस में खड़े थे, दोनों लोग ए और बी, उस टाइम पे जो बीज लगाने का काम है वो किसने किया? वो किया ए ने। ए ने किया है। लेकिन जब बाहर से कोई बंदा, क्योंकि बी को देख रहा है रेगुलर कि भाई ये इसमें पानी डाल रहा है, ये इसमें फर्टिलाइजर्स डाल रहा है, ये इसको पूरी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे प्रोटेक्शन कर रहा है, तो सारे का सारा काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बाहरी जो दुनिया है, बाहर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, तो उनकी नज़र में ये प्लांट्स किसने ग्रो किए हैं? बी ने। किसने ग्रो किए? बी ने। इसका मतलब क्या एक्चुअल में जो भी प्लांट था, जो सीड था, वो लगाया किसने था? ए ने लगाया था। लेकिन बाहर से लोग देख रहे हैं, उनकी नज़र में सारा का सारा काम करने वाला कौन है? बी है। पॉइंट समझ आया? डिफरेंस समझ आया? यही डिफरेंस हमें मनी क्रिएशन के केस में देखने को मिलता है। आरबीआई जिसके पास में पूरी पावर है, सब कुछ मोनोपोली एक तरीके से, कि जो भी हमारी इकोनॉमी में मनी क्रिएशन होगा वो क्रिएशन का काम आरबीआई करेगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। लेकिन हम कह रहे हैं मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। कैसे? बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से मनी क्रिएट करता है, उस चीज़ को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट समझ आ गया? अब इस चीज़ को समझिएगा, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, मान लेते हैं हमारे पास आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई, जब भी आरबीआई को बोला जाता है आपको पैसा क्रिएट करना है, तो आरबीआई उसके बदले में कुछ एसेट, जितनी अमाउंट में मनी क्रिएट करेगा उसके बदले में कुछ एसेट अपने पास रखेगा,
स्टोरेज में रखेगा कि कल को मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये एसेट मेरे को हेल्प करवाएगा पैसा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लोगों को जो भी ट्रस्ट बना है वो एसेट की वजह से। आगे चल के समझेंगे इस चीज़ के बारे में, फर्दर डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिएगा कि आरबीआई है, इसको बोला कि अब आपको कुछ पैसा क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगा। आरबीआई ने मान लेते हैं, सपोज करते हैं 1,00,000 रुपए क्रिएट किए, प्रिंट किए 1,00,000 रुपए और उसको साइड में सजा के रख दिया। अब एक बात सोचो, आरबीआई ने पैसा क्रिएट किया, उसको रख दिया, लेकिन क्या ये जो पैसा है लोगों तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब आरबीआई ऐसा तो है नहीं इस पैसे को उठाएगा और लोगों के हाथ में देना शुरू कर देगा कि ले भाई तू ले पैसा, तेरे को 100 रुपये देता हूँ मैं, ले भाई तेरे को मैं 1,000 रुपये देता हूँ, ले मैं तेरे को 500 रुपये देता हूँ, ले मैं तेरे को 1,000 रुपये देता हूँ। ऐसा तो नहीं करेगा आरबीआई। तो फिर आरबीआई इस पैसे को सर्कुलेशन में कैसे लाएगा, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा? इसके लिए आरबीआई क्या करता है, क्योंकि आरबीआई के पास में पैसा है, उसको चाहिए एसेट, एसेट चाहिए उसे। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा कि मैं एक प्राइमरी डीलर के पास जाता हूँ। प्राइमरी डीलर, प्राइमरी डीलर ये कौन है? ये कोई भी अथोराइज्ड एंटिटी है जिसके पास से उसे लाइक एसेट लाइक गोल्ड, ठीक है, ये इसके पास से मिलेगा। ठीक है, जहाँ से एक स्टैंडर्ड गोल्ड इसको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आरबीआई कहता है कि भाई देख, मेरे पास में है 1,00,000 रुपए, ठीक है, मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूँ, इसके बदले में आप मुझे गोल्ड दे दो। बोल ठीक है भाई, किसी भी बंदे को अपना सामान बेचना है, डेफिनेट उसके बदले में पैसा लेगा, सामान दे देगा। आरबीआई ने इसको 1,00,000 रुपए दिए, प्राइमरी डीलर ने इसको 1,00,000 रुपए का गोल्ड दे दिया। ठीक है, अब देखो आरबीआई का काम था पैसा प्रिंट करने का, कर दिया, 1,00,000 रुपए प्रिंट कर दिया। आरबीआई को ये पैसा इकोनॉमी में भेजना था, उसके लिए इसने उतार दिया, प्राइमरी डीलर के हाथ में ये पैसा दे दिया, 1,00,000 रुपए अब इसके हाथ में है, इकोनॉमी में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आप दो केस समझिएगा। इस प्राइमरी डीलर के पास में पूरी पावर है किस चीज़ की, या तो इस 1,00,000 रुपए को ले जाए और ले जाके लॉकर में जाके छुपा दे। ठीक है, कहे कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं किसी को नहीं दे रहा। तो क्या इस केस में इकोनॉमी गवर्न हो पाएगी, रन हो पाएगी इकोनॉमी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पैसा आया उस पैसे को इसने छुपा के रख दिया, ये किसी को दे ही नहीं रहा है। तो ना तो ये कोई सामान परचेज कर सकता, ना कोई इसको सामान दे सकता, कुछ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पैसा है वो यूज ही नहीं कर रहा। तो इकोनॉमी कैसे रन होगी? जैसा रुपए इसके पास पड़ा है वैसा तो आरबीआई के पास भी रखा था, क्या फ़ायदा हुआ? दूसरा केस ये क्या कर सकता है, ये कि मैं कुछ रुपए अपने पास कैश रखता हूँ और कुछ रुपए मैं जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूँ। अब भाई कुछ रुपए अपने पास रखो और कुछ रुपए जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझना, ये पहुंचते हैं बैंक, ये देखता है बैंक को एक ऑप्शन, एक बैंक है जिसको ऑप्शन में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं समझिएगा। इसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा रुपए तो अपने पास नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इस 1,00,000 रुपए में से 30,000 रुपीज़ एज ए कैश मेरे पास रख लेता हूँ और 70,000 रुपीज़ मैं बैंक को जाके दे देता हूँ, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता हूँ। क्यों डिपॉजिट करता हूँ? क्योंकि देखो जब ये बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा इस रुपए को, तो बैंक इसके बदले में इसको कुछ परसेंट इंटरेस्ट पे करेगा। भाई आपने मेरे को पैसा दिया है, मैं आपको 4%, 5% रुपए एज ए इंटरेस्ट आपको पे करूँगा। ठीक है, आपने मेरे को पैसा दिया है, उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। बैंक को भी फ़ायदा, इसको भी फ़ायदा, इसको फ़ायदा है, इस 70,000 रुपये पे इसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इसने कहा ये 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ जो कैश में रखूँगा, इसको मैं मेरे यूज़ के लिए रखूँगा। मुझे कोई सामान खरीदना है, मेरे खुद के बहुत सारे खर्चे हैं, उनके लिए मेरे पास में 30,000 रुपये जो मेरे पास पड़े। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बैंक के पास आ गए 70,000 रुपीज़। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को।
बैंक के हाथ में अब 70,000 रुपीज़ है, इस बंदे के पास में 30,000 रुपीज़ है। क्या ये पैसा बैंक का है? क्या ये पैसा बैंक का है? बिल्कुल नहीं। ये पैसा किसका है? प्राइमरी डीलर P1 का है। P1 का पैसा है 30,000 रुपीज़ भी प्लस 70,000 रुपीज़ भी। आज मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट किए है, कल ही मैं वापस जाके बैंक से कह सकता हूँ कि भाई मेरा पैसा वापस दे दो, मुझे ज़रूरत है पैसे की, मैं जब चाहे उससे ले सकता हूँ। मैंने एक ट्रस्ट पे जाके बैंक में डिपॉजिट किया है कि कल को मुझे अगर यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं बैंक से जाके पैसा वापस ले सकता हूँ। मैं जब चाहूँ मैं बैंक में जाऊँ, मेरा पैसा लेके आ सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मैंने एक ट्रस्ट पे बैंक में डिपॉजिशन किया कि ये मेरे पैसे की रखवाली करेगा, बचा के रखेगा, प्रोटेक्शन देगा, जब मेरे को ज़रूरत होगी तो ये पैसा मेरे को उठा के दे देगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब बैंक, भाई बैंक के पास 70,000 रुपीज़ आए, एक साल बाद में इसको यही पैसा 4% 5% इंटरेस्ट रेट पे वापस पे करना है। भाई पैसा कहाँ से लाएंगे ये? बैंक ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ से लाएगा? पर्सन P1 ये तो आके बैंक के पास खड़ा हो जाएगा कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो वापस, इंटरेस्ट भी दो, आपने कहा था मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक ये एक्स्ट्रा रुपए कहाँ से लाएगा? इसके लिए बैंक क्या करता है? लेंडिंग करता है। लेंडिंग, लोन देता है, लोगों को लोन में पैसा देता है। अब लोन में पैसा देता है, यहाँ पे पर्सन बैठा है P2, ये पर्सन P1 है, ये पर्सन P2 है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बैंक के पास 70,000 रुपीज़ हैं जो कि पर्सन P2 बैठा हुआ है सामने, ये कह रहा है मुझे लोन दे दो। बैंक कहेगा दे देंगे। अब बात को ध्यान से सुनना और समझना, बैंक के पास में 70,000 रुपीज़ हैं, क्या ये पूरे का पूरा कंप्लीट पैसा उठाएगा और उठा के इसको दे देगा? क्या ये पूरा 70,000 रुपये उठाए और पर्सन P2 को दे सकता है क्या? बोलो हाँ या ना, दे सकता है क्या? दे सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या? पर्सन P1 ने जो पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया है वो पैसा P1 का है। कल ही आके पर्सन P1 वापस से आके कह सकता है कि मेरा पैसा दो। बैंक कहाँ से लाएगा? बैंक ने जो सारे के सारे जो रुपए थे वो पैसा उठा के तो P2 को दे दिया, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से देगा पर्सन P1 को? इस केस में बैंक कुछ इवैल्यूएशन करने की शुरुआत करता है, इवैल्यूएट करता है। और वो क्या इवैल्यूएट करता है कि अगर मैं पर्सन P2 को लोन देता हूँ तो मैं इसको पूरा 70,000 नहीं, कुछ पैसा मेरे पास रखता हूँ एज ए रिजर्व, कुछ पैसा मैं रिजर्व में रखता हूँ, कुछ पैसा मेरे हाथ में रखता हूँ, और जो बचेगा वो मैं लेके और पर्सन P2 को दे देता हूँ। अब ये कितना परसेंट रखेगा? वो इवैल्यूएशन करता है कि अगर अचानक से पर्सन P1 आ जाए तो हो सकता है मैक्सिमम वो 10% रुपीज़ मेरे से ले सकता है। मैं बैंक हूँ, मैं पर्सन P1 को कहूँगा कि भाई देख, क्योंकि आपने कल पैसा मेरे को दिया था, मैं आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो मैं आपको अभी के लिए 10% दे देता हूँ, 2-4 दिन में मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगा और फिर आपको पैसा दे दूंगा। इंस्टेंटली अगर उसने मेरे से पैसा मांगा तो मैं इंस्टेंटली उसको 10% दे सकता हूँ, ताकि वो यूँ तो उसको भरोसा रहे कि हाँ यार मेरा पैसा है, इनके पास ही है, कल को ये आके मुझसे मांगेगा तो मैं उसको 10% दे दूंगा। तो इसने सपोज करते हैं कि रिजर्व में रखता है 10%, ताकि इस बैंक का ट्रस्ट बना रहे, इस पर्सन P1 का ट्रस्ट जो बैंक है उसके ऊपर बना रहे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जैसे ये हुआ तो अब 70,000 का 10% कितना हुआ? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये हुआ, ठीक है, 10% है ना, तो 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपीज़
बैंक अपने पास रखेगा और बाकी की जो पैसे हैं 63,000 उसने लैंड किया P2 को, पर्सन P2 को। अब एक बात सोचो, इस पर्सन P2 को क्या जरूरत पड़ी लोन लेने की? पर्सन P2 पैसा क्यों ले रहे हैं? बैंक में गया पर्सन P2, कह रहा है मुझे लोन दे दो। क्यों भाई? कुछ तो रीजन रहा होगा, या तो कुछ सामान वो परचेज करना चाह रहा है, कोई घर खरीदना चाह रहा है, हो सकता है कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहा है, एंड सो कुछ भी चीज़ वो करना चाह रहा है, कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, ये इसकी वजह से लोन लेके आया। अदरवाइज बैंक जो इसको लैंड करेगा तो डेफिनेट है उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे पे करेगा, चार्ज करेगा, और जब हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो वो पैसा ये कहाँ से लाएगा? कुछ तो ये आगे सोच रहा होगा। तो पर्सन P2 ये किसी पर्सन P3 से, अब ध्यान से देखना, पर्सन P3 से कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज करना चाह रहा है, तो ये पैसा लेगा और पैसा ले जाके दे देगा पर्सन P3 को 63,000 रुपीज़ और कहेगा मुझे सामान दे दो। ठीक है, तो P3 ने अपना जो सामान है वो बेच दिया, सेल कर दिया। सेल किसको? P2 को। P2 ने वो सामान परचेज कर लिया। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? किस तरीके से सिस्टम चला है? पर्सन P1 के पास में 70,000 रुपीज़ थे, जो 30,000 रुपीज़ इसने अपने एक्स्ट्रा रखे और 70,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए। ये 70,000 में से 10% बैंक ने रिजर्व किया और उसके बदले में जो 63,000 बचे वो जाके P2 को दे दिया लैंडिंग की। P2 ने ये पैसे जाके दे दिए P3 को। इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्या बैंक का खुद का पैसा था? नहीं। किसका पैसा था? P1 का पैसा था। क्या P2 का खुद का पैसा था? नहीं, P2 का पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने तो लोन लिया है। ये किससे? बैंक से। ये पैसा P2 का भी नहीं है। ये एक्चुअल में पैसा P2 का भी नहीं है, क्योंकि P2 ने जो पैसा लिया है वो पैसा तो P1 ने बैंक में डिपॉजिट किया था सेफ्टी के लिए। ये P2 के पास में है। ना इसका पैसा है ना इसका पैसा है। क्या P3 का खुद का पैसा है ये? सोचो, क्या ये पैसा P3 का खुद का है? यस, ये पैसा P3 का है। ये पैसा P1 का है और P3 का है। क्यों? क्योंकि P1 ने अपना जो गोल्ड था एज ए एसेट फॉर्म उसको सेल किया। किसको सेल किया? RBI को। तो पैसा P1 का था। पैसा P1 का था। सिमिलर तरीके से P3 ने अपना कुछ ना कुछ सामान P2 को सेल किया, उसके बदले में उसको ये 63,000 रुपये मिले हैं। इसका मतलब ये पैसा P3 का है। दो लोगों के पास में जो उसका खुद का पैसा है, पहला P1 और दूसरा P3। बैंक जिसका कोई पैसा नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर का, इधर से पैसा ले रहा है, इधर पैसा देने लग रहा है। इधर से पैसा लिया, इधर से दिया। P2 वो भी एक मीडिएटर है। उसने बैंक से पैसा लिया और उसने पैसा उठा के इधर दे दिया। जस्ट मीडिएटर, कोई रोल नहीं है। पैसा किसका? P1 का। पैसा किसका? P3 का। समझ आया पॉइंट? समझ आया पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गया? अब एक बात ध्यान से देखिएगा, पैसा P1 का था, पैसा P3 के पास है जो खुद का पैसा है। जरा एक बार टोटल करना, टोटल करते हैं। P1 के पास कितना था? 1 लाख रुपये, 30,000 एज ए कैश जो उसके हाथ में है, कैश उसके हाथ में है, प्लस 70,000 रुपीज़ जो उसने बैंक में डिपॉजिट किए है। 70,000 रुपीज़ जो उसने बैंक में डिपॉजिट किया है, ये पैसा है P1 का। P1 का पैसा इतना है। P3 के पास कितना है? 63,000। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1,63,000, 1.63 लाख।
समझ रहे हो कुछ इस बात को? कुछ समझ आया यहाँ पे? पैसा, आप कह रहे हो आरबीआई पैसा प्रिंट करता है, हमने कहा ठीक है। आरबीआई ने प्रिंट कितना किया था? आरबीआई ने तो प्रिंट 1 लाख रुपए किए थे, और भाई आप फाइनली देख रहे हो 1.63 लाख हो चुके हैं। 1 लाख रुपए का पैसा 1.63 लाख बन गया। कैसे? दिस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ मनी। पैसे से पैसा बना, क्रिएशन ऑफ मनी। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, कहीं कोई गलत चीज नहीं है। पैसा बना 1.63 लाख। अब और समझिएगा, और इसी चीज को समझते हैं, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस एग्जांपल को ना उसी जस्ट सिमिलर तरीके से देखिएगा। एक छोटा सा बीज था, एक छोटा सा सीड था जिसको आपने जमीन में लगाया था। वो एक छोटा सा था, इतना बड़ा पेड़ क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर इतने सारे फल क्रिएट होंगे, फ्रूट्स होंगे। कैसे? छोटे से बीज से। अरे भाई यहाँ से 1 लाख रुपए तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। ये समझ आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? अब और आगे समझते हैं इसी चीज़ को। मैं दोबारा से एक बार इस चीज़ को मेंशन करूंगा, फिर से देखिएगा और समझिएगा। एक एक चीज़ें समझ आनी चाहिए, तभी आप मनी मल्टीप्लायर को बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैंने कहा आरबीआई जिसने 1 लाख रुपए प्रिंट किया था, पर्सन P1 को दिया, प्राइमरी डीलर को, इसने जाके बैंक में डिपॉजिट किया। इसके पास में थे 30,000 रुपीज़ एज ए कैश, 70,000 रुपीज़ इसने इसको डिपॉजिट कर दिए, बैंक के पास आ गए। बैंक ने इसमें से 7,000 रुपये अपने पास एज ए रिजर्व रखा। ये हमारे पास में कैश में रखा, ये पैसा रिजर्व में रखा, और इसके पर्सन ने इसने लैंडिंग की, और ये लैंडिंग किसको की? पर्सन P2 को। कितने रुपए? 63,000 रुपीज़। ये 63,000 रुपीज़ उठाए और पर्सन 3 को दे दिए, और पर्सन 3 के पास आ गए 63,000। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब फिर समझिएगा, क्या पर्सन 3 इस पैसे को लेके बैठ जाएगा? जो पर्सन 3 के पास में जो 63,000 रुपीज़ है, क्या इस पैसे को लेके वो अपनी पॉकेट में बैठा रहेगा? नहीं। पर्सन 3 कहेगा भाई मैं इतने रुपए का करूँगा क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ रुपए तो मेरे हाथ में रखता हूँ, कैश में रखता हूँ, और कुछ रुपए मैं जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, इसने कहा मान लेते हैं 13,000 रुपीज़ मैं एज ए कैश मेरे पास रखता हूँ, और बचा हुआ 50,000 रुपीज़ 50,000 मैं डिपॉजिट करता हूँ। किसमें? बैंक 2 में। बैंक 2 है, ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, किसी दूसरे बैंक में होगा। बैंक 2 में गया, उसने जाके बैंक में कहा मुझे ये 50,000 रुपीज़ है मेरे पास में, इसको डिपॉजिट कर लो। बैंक 2 ने कहा ठीक है, वही सेम प्रोसेस। बैंक ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ पैसा दो, डिपॉजिट कर लेंगे। बैंक 2 इस पैसे को क्या करेगा? 10%, इसमें से 10% रुपीज़ एज ए रिजर्व अपने पास रखेगा, दैट इज 5,000 रुपीज़ अपने पास रखेगा, और बचा हुआ 45,000 पर्सन P4 को लैंडिंग कर देगा। इसने 5,000 रुपये क्यों रखे? 5,000 रुपये क्यों रखे? कि कल को हमारे पास में पर्सन P3 आ सकता है और कह सकता है कि भाई मेरा पैसा दो मुझे, तो हम उसको कुछ टाइम के लिए कह देंगे कि आपका 10% रुपीज़ अभी ले जाइए, बाद में हम 2-4 दिन में अरेंज कर देंगे और बाकी पैसा आपको दे देंगे। पॉइंट समझ आ गया? सारे का सारा लैंड नहीं करेगा, कुछ पैसा अपने पास रखे नहीं। समझ आ गया? इसने 5,000 रुपये अपने पास रखे और 45 के पैसा लैंड कर दिया पर्सन P4 को। पर्सन P4 लैंडिंग कर रहे, क्यों लोन ले रहे, क्यों? क्योंकि इसको पर्सन P5 से हो सकता है कुछ ना कुछ सामान लेना हो। पर्सन P5 इसने ये पैसा उठाया 45,000 और इसको ले जाके दे दिया। इसने यहाँ पे
कुछ न कुछ सामान सोल्ड किया होगा, बेच दिया होगा। तो इसके बदले में आ गया अब इसके पास 45,000 रुपये। अब देखो ध्यान से, टोटल मनी जो इकोनॉमी में घूम रहे हैं कितना, पर्सन P1 के पास उसका खुद का पैसा है, बिल्कुल है। किसका पैसा किसके पास है, ओरिजिनली पैसा किसके पास है, पर्सन P1 के पास पैसा है। पर्सन P3 के पास पैसा है जो उसका खुद का है। क्या बैंक का पैसा है, बैंक 2 का नहीं, P4 का नहीं, P5 का, P3 का पैसा प्लस P5 का पैसा, ये है हमारे पास में टोटल पैसा जो कि उनका खुद का पैसा है, जो उनके पास खुद का पैसा है। समझ आ गया कितना पैसा हुआ, देखो जरा, P1 P2 P3, इसके पास 30,000 प्लस 70,000, ये तो P1 का है। P3 का पैसा 63,000, P5 का पैसा प्लस 45,000, टोटल कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख 1 लाख तो ये हो गया, 60 प्लस 40 1 लाख ये हो गया, तो 2 लाख प्लस 8 तो ये हो गया 2.08 लाख रुपीस। कुछ समझे, जो मनी क्रिएट हुआ था आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने जो सीड मनी, जो हाई पावर्ड मनी जो क्रिएट किया था, वो क्रिएट किया था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। और अब कितना बन गए, 2.08 लाख, 2.08 लाख, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। क्या ये प्रोसेस यही रुकेगा, क्या ये पैसा P5 यही रखेगा अपने पास, नहीं। P5 कहेगा मैं आगे इसको बैंक B3 को दे देता हूँ, बैंक B3 ये पर्सन P6 को देगा, P6 किसी P7 को देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, पैसा क्रिएट होता रहेगा, कुछ पैसा अपने पास रखेगा। समझ आया पॉइंट समझ आया। एक बात ध्यान से देखो, अब इसमें ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्लियर है। हर स्टेप पे, यहाँ पे ये जो स्टेप है, पैसा 30,000 अपने पास रख रहे हैं, बैंक लैंडिंग कर रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। हर स्टेप में आप देखोगे ना, पर्सन P1 कितना लैंड कर रहा था, कितना डिपॉजिट कर रहा था, वो कर रहा था 70,000 रुपीज़। 70,000, बिल्कुल 70,000 डिपॉजिट किए पर्सन P1 ने, बैंक में 70,000 डिपॉजिट किए। पर्सन P3 ने 50,000 डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। पर्सन P5 पूरे के पूरे 45,000 तो डिपॉजिट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो कम करेगा, कुछ अपने पास कैश रखेगा, कुछ डिपॉजिट करेगा। मान लेते हैं 40,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, 5,000 ही अपने पास रखे और कहे कि मेरे को सारा डिपॉजिट करना है, 40,000 डिपॉजिट कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर P7 की बात करें तो वो 30,000 डिपॉजिट कर रहा होगा, एंड सो कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलेगा, ऐसा ही होगा ना। अब एक बात देखो, हर स्टेप में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आप देखोगे पैसा धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिपोजिशन डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से पैसा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिपोजिशन, P3 के पास में कुछ कम अमाउंट आ रही है, P5 के पास में कुछ कम अमाउंट आ रही है। क्यों, इनके पास 1 लाख क्यों नहीं पहुंचे, क्या रीजन है, 2 रीजन। क्या, लीकेज, लीकेज, लीकेज। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लीकेज है, जैसे आप पानी के टंकी में आप पानी फिल करना शुरू करो और नीचे से उसमें एक होल हो जाए, लीक हो जाए वो टैंक अगर लीक हो जाती है तो आप ऊपर से भरने लग रहे हो, नीचे से लीकेज है, पानी निकलने लग रहा है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे लीकेज है, किस चीज़ की, 2 लीकेजेस है। एक कैश इन हैंड जो ये अपने पास रख रहे हैं, जो पर्सन अपने हाथ में रख रहे हैं, और दूसरा रिजर्व बाय बैंक्स, ये अपने हाथ में रख रहे हैं। कुछ पैसा
कुछ पैसा तो रिजर्व में बैंक रख रहा है 10% के फॉर्म में, कि 10% रुपीज़ हम अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रख लेते हैं। हो सकता है कल को पर्सन P1, P3, P5 पैसा मांगने आ जाए तो हम क्या देंगे, तो 10% तो दे सकते हैं। तो रिजर्व में ये पैसा अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो पर्सन है P1, P3, P5, इसके पास 30,000 रुपीज़ इसने अपने पास बचा लिए। क्या ये पैसा सर्कुलेशन में गया है? नहीं, इकोनॉमी में नहीं गया। ये पैसा इसने अपनी पॉकेट में डाल के रखा है, अपनी पॉकेट में डाल के रखा है इसको। P3 इसने अपने पास में 13,000 रुपीज़ एज ए कैश रखा है। क्या ये सर्कुलेशन में गए? नहीं, ये लीकेज है, लीकेजेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारे पास में CDR, दैट इज कैश डिपॉजिट्स रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो किसके रेस्पेक्ट में है? पर्सन के रेस्पेक्ट में, कि उनके हाथ में, पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है। समझ आ गया? दूसरा, दिस इज रिजर्व बाय बैंक, दिस इज नोन एज RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जरा ध्यान से देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे है 50,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ है। पर्सन P1 ने 30,000 रुपये अपने पास एज ए कैश रखा, ठीक है। अगर यदि ये पैसा वो 50,000 अपने पास कैश रखता, 50,000, तो कितना डिपॉजिट कर पाता? 50,000 ही आगे डिपॉजिट करता, फिर आगे सर्कुलेशन में 50,000 जा पाता। तो क्या उतना इम्पैक्ट देखने को मिलता हमें? नहीं, उतना इम्पैक्ट हमें यहाँ नहीं देखने को मिलता। अगर यदि यही पैसा, यहाँ पे हम बात करते हैं P3 की, ये कहे मैं 13 नहीं, मैं 20,000 रुपीज़ को अपने पास रखूँगा, तो क्या आगे सर्कुलेशन में और पैसा आता? नहीं। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा कैश CDR होगा, CDR जितना ज़्यादा है उतनी ही सर्कुलेशन में जो मनी है वो कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा CDR होगा सर्कुलेशन में उतना पैसा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आप RDR की बात करो, रिजर्व में अभी बैंक ने बोला कि मैं ना 10% रुपये अपने पास रिजर्व रखूँगा, तो 10% रख रहे हैं। कल को बैंक कह दे नहीं नहीं भाई 10 नहीं 20% अपने पास स्टोर रखो, तो जैसे 20% हुआ तो लैंड करने के लिए पैसा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा RDR जितना ज़्यादा उतना ही कम सर्कुलेशन होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? पॉइंट क्लियर हो गया? जितना ज़्यादा RDR होगा सर्कुलेशन में उतना कम होगा, जितना ज़्यादा CDR होगा सर्कुलेशन में उतना कम होगा। समझ आ गया? समझ आ गया एकदम। यही रिलेशन हम मनी मल्टीप्लायर के लिए देखते हैं, मनी सप्लाई के लिए देखेंगे। क्लियर? कैसे? देखो क्या रिलेशन होगा, अब उस चीज़ को समझिएगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, अब उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मनी सप्लाई, अभी हमने देखा था सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी होता है जिसको हम बोलते हैं MS से इंडिकेट करते हैं, और MS इज इक्वल्स टू होता है M इंटू M नॉट। M that is known as money multiplier, money multiplier. M naught that is known as high powered money, high powered money, या फिर इसको बोलते हैं सीड मनी, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर? अब एक बात देखना, हमारे पास अभी तक हमने P1, P2, P3 की बात की, P5, P7 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने बात की। P1 प्लस P3 प्लस P5, इन सभी का टोटल किया हमने और हमारे पास वैल्यू है 2.08 लाख, यही है। तो टोटल मनी सप्लाई कितनी है? टोटल मनी सप्लाई कितनी हुई? अगर हम यहाँ तक की बात करें, हम नहीं कह रहे कि हमारे पास में जब तक हम 0 तक जाएंगे वहाँ तक देखेंगे, नहीं, हमने कहा इतना देख लेते हैं। चलो
यहां पे टोटल मनी सप्लाई कितनी है 2.08 लाख इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर एम इनटू हाई पावर्ड मनी कितने है, हाई पावर्ड मनी दैट इज 1 लाख रुपीज डिवाइड करते हैं एम दैट इज इक्वल्स टू 2.08 डिवाइडेड बाय 1.1 लाख रुपीज। ये इतना है, कितना आया 2.08 मनी मल्टीप्लायर आया 2.08। समझ आ गया? इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कितनी वैल्यू बनी है, जो हमारे पास में पैसा आया है वो टोटल कितना है, कितना क्रिएट हो गया इकोनॉमी में जाके, कितना क्रिएट हो गया। ठीक है, मान लो अगर यदि हम यहीं पे बात करें, अगर हम इसको और फर्दर जाएंगे डिटेल में, और फर्दर हमने कहा ऐसे ही पर्सन P5 है, P7 होगा, P9 होगा, P11 होगा, पैसा डिपॉजिट करेंगे, वो आगे लैंडिंग होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर लैंडिंग होगा, डिपोजिशन होगा, लैंडिंग होगा, इस तरीके का प्रोसेस चलेगा। और जब तक हम जीरो की तरफ ना चले जाए, हम तब तक इस वैल्यू को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप ये भी देख रहे हो जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ते जा रहे हो, पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, अमाउंट कम होती जा रही है ना। तो हमने मान लेते हैं कि टोटल 2.9 लाख, टोटल जब हम कैलकुलेशन करेंगे P1, P3, P5, P7, P11 एंड सो ऑन, टोटल हमारे पास 2.9 लाख रुपीज़ हुए। तो मनी सप्लाई कितना हुआ 2.9, मनी सप्लाई कितना हुआ 2.9। अगर हम बात करते हैं हाई पावर्ड मनी 1 लाख, ये M0 है, तो M की वैल्यू क्या होगी 2.9 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2.9। ठीक है, तो अब इनका रिलेशन किससे देखते हैं, CDR और SDR, CDR और RDR, कैश डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। हमने क्या बोला, अगर यदि ये डिपोजिशंस अगर ज़्यादा होती, ये डिपोजिशंस अगर ज़्यादा होती, अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि जो पर्सन P1 है उसने 1 लाख रुपीज़ अपने पास पूरे का पूरा स्टोर कर लिया, पूरे का पूरा डिपॉजिट कर दिया अपने पास, अपने पॉकेट में, तो क्या आगे कुछ जा पाता, मनी सप्लाई बढ़ पाती? नहीं। तो मनी मल्टीप्लायर कितना होता, 0। मनी मल्टीप्लायर तो होता ही नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं होती उसकी। पॉइंट समझ आ गया? और मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, किसकी, डिपोजिशन की। जितनी डिपोजिशन ज़्यादा उतना मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा। जितना ज़्यादा कैश डिपॉजिट रेशियो लोग अपने पास रखेंगे, लोग अपनी पॉकेट में रखेंगे, बैंक जितना ज़्यादा रिजर्व करेगा, उतना ही हमारे पास में मनी मल्टीप्लायर कम। इसका मतलब मनी सप्लाई एंड मनी मल्टीप्लायर दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेट करते हैं, किससे, CDR से। दोनों के दोनों MS एंड M इनवर्सली रिलेट करते हैं RDR से। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जितना ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर उतना कम, मनी सप्लाई उतना कम। CDR जितना ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर उतना कम, मनी सप्लाई उतना कम। समझ आ गया पॉइंट? ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं रिजर्व की। हमने बोला कि ये जो रिजर्व है ये आपको इतना % रखना है। क्यों? इस रिजर्व रखने का मतलब क्या है? ये जो बैंक रिजर्व में रख रहे हैं पैसा, इस पैसे को रिजर्व में रखने का लॉजिक क्या है, क्यों रख रहा है बैंक इस पैसे को रिजर्व में? ठीक है, देखो, क्योंकि पर्सन P1 था, इसने बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट किया। बैंकिंग सिस्टम पे क्या किया, ट्रस्ट, कि मैंने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, ये पैसा मुझे जब मेरे को ज़रूरत लगेगी, जब मुझे मन आएगा कि मुझे कल चाहिए मुझे पैसा, तो मैं बैंक में जाऊंगा, मैं पैसा लेके आ जाऊंगा।
मुझे जब ज़रूरत लगेगी ये पैसा मुझे बैंक दे देगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। बैंक जिसके पास है पैसा है वो अपने पास में पैसा रखेगा और आगे लैंडिंग करनी है वो दे देगा। अब एक बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे केस लेते हैं और वो केस ये है कि अगर मान लो सपोज करो हमने पूरी पावर बैंक को दे दी, हमने बैंक को बोला कि तेरी मर्जी, तो जितना पैसा डिपॉजिट रखे, जितना पैसा रिजर्व में रखे उतना रख ले, तेरी मर्जी है। ठीक है, तुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर क्या होगा, बैंक क्या सोचेगा, भाई आप अगर कोई भी सामान परचेज कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, आप कम से कम पैसे पे करो। अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हो तो आप क्या सोचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपका बिक जाए, ऐसा ही तो होगा। सिमिलर तरीके से बैंक है, बैंक को बोला कि आप जितना लैंड करो उतना करो, कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, कोई ध्यान नहीं है, आप जो करना चाहो जैसे करना चाहो करो। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास में जो 70,000 रुपीज़ आए, 70,000 रुपये आए थे, इस पूरे के पूरे 70,000 को उठाएगा और पर्सन P2 को दे देगा। बैंक के पास एक भी रुपए नहीं है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा एज ए रिजर्व। पर्सन P1 आया बैंक के पास, बोला भाई मैं आपको कल 70,000 रुपये डिपॉजिट करके गया था आपके पास, पैसा दे दो मेरा। बैंक ने कहा कौन सा, अरे भाई कल तो डिपॉजिट किया था तेरे पास, कल 70,000 रुपीज़ दे के गया हूँ मैं, पैसा दो मेरा। तो बैंक क्या कहेगा, हमने तो पैसा दे दिया। किसको दे दिया, भाई मेरा पैसा था, आपने उठा के किसको दे दिया। बैंक कहेगा वो तो हमने लोन दे दिया, भाई मुझे चाहिए, मेरा पैसा दो। तो बैंक के पास क्या होगा, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पर्सन P1 जो कि ट्रस्ट कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पे कि मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा सिक्योर है, जब मैं चाहूँ जाके बैंक से ले सकता हूँ, जब मैं चाहूँ बैंक के पास से मुझे आज ज़रूरत है तो मैं इमीडिएटली पैसा लेके आ सकता हूँ, मुझे पूरा नहीं पर एटलीस्ट कुछ इमीडिएट इफेक्ट के लिए मुझे कुछ अमाउंट दे देगा, बाद में वो अरेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है। ऐसे में इस बंदे का जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा, पूरा ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट ख़त्म हुआ तो हमारे पास में क्या बोलेंगे हम, बैंक रन सिचुएशन आ गई। और बैंक रन हुई तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ। ऐसे में RBI आता है, RBI आता है और RBI कहता है कि भाई रुको, वेट करो, मैं बैठा हूँ, मैं जो नोट के ऊपर लिख के देता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल करूँगा। उसके लिए ये जो बैंक्स हैं इनको मुझे गवर्न करना पड़ेगा, इनको मुझे चलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें, सारी पावर बैंक के हाथ में दे दी कि आप जैसे चाहो, जो चाहो, जितना चाहो लैंड कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो बैंक अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। क्यों, क्योंकि बैंक लैंड करने लग रहा है, तो लैंडिंग करेगा तभी तो उसके पास कुछ पैसा आएगा, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा, तभी तो उसको बेनिफिट होगा। तो बैंक को इस चीज़ से रोकने के लिए, लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए RBI बीच में आता है और RBI कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आऊँगा, यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाऊँगा और मेरे कंट्रोल में ये सारा सिस्टम चलेगा, जिसके बेसिस पे लोगों का ट्रस्ट बना रहे, ताकि बैंक रन ना हो सके। इसके लिए हमारे पास देखते हैं, आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से RBI कुछ टूल्स लेके आता है, जिसके बेसिस पे वो बैंक्स को कि कितना % आपको रिजर्व रखना है, कितना % आपको अपने पास स्टोर रखना है, कितना % आप लैंडिंग कर सकते हो, पुअर को कितना दे सकते हो, एग्रीकल्चर फार्मर्स को कितना दे सकते हो, वो सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास में बैंकिंग क्रिएशन ऑफ मनी। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।